नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पहलगाम हमले के गुनहगारों को मिली सजा। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के मकान नियंत्रित विस्फोट से उड़ाए। पहलगाम हमले के बाद तेज हुई कार्रवाई। एसआईटी ने 150 लोगों से की पूछताछ। हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर के आतंकियों की हुई पहचान। स्केच जारी। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। सेना ने कई आतंकियों को घेरा। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का भी भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बेस्ट रन मैदान। और आतंक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद का पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने बुलाया बंद। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां शामिल आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित उनका जो मकान था उसे उड़ा दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में आदिल ठोकर का जो मकान था उसे नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर बेस्टरन पहलगाम आतंकी हमले में उनकी भूमिका को लेकर आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आप ये तीव्र जो उनके प्रयास हैं उसके तहत मकान ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई तेज हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों की पहचान हो गई है। तीनों लश्कर से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें से एक अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, दूसरा अली भाई उर्फ तलहा भाई, जबकि तीसरे का नाम हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है। अली भाई और हाशिम मूसा दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने 150 से ज्यादा लोगों को लेकर पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी चल रही है। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपोरा इलाके में घेराबंदी की और उसके साथ साथ तलाशी अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदम को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ और माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना के मुताबिक एलओसी के कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर जो निगरानी की जा रही है उससे जुड़ी तमाम बातें जो हैं वो साझा की जाएंगी। सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर की कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की जाएगी और बेसरन मैदानों का दौरा भी होगा। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बताएं कि केंद्र सरकार और सेना की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
और श्रीनगर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र। अश्वनी, तो हम कह सकते हैं कि पहलगाम के बदले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और जिस तरह से जो आतंकी हैं जिनकी भूमिका बहुत सक्रिय बताई जा रही है पहलगाम के आतंकी अटैक को लेकर, उनके घरों को ध्वस्त किया गया, बड़ी कार्रवाई। जी आंचल, मैं निश्चित तौर से ये बताऊंगा कि जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सेना प्रमुख खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बदामी बाग कैंट में उन्होंने कोर कमांडर के साथ यहाँ पर बैठक की है। नॉर्दर्न कॉर्प्स के जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की आप बात कर रही हैं वो सीमित कार्रवाई की गई है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है स्थानीय प्रशासन की ओर से और या फिर अधिकृत अधिकारियों की ओर से। निश्चित तौर से सेना प्रमुख का यहाँ पर आना, सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेना, समीक्षा करना, उच्च अधिकारियों कोर कमांडर के साथ साथ अन्य सैन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ उनसे बातचीत करके आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा आज छोटे हथियारों से एलओसी पर फायरिंग भी की गई जिसका सेना ने माकूल जवाब दिया है। इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं न बढ़े, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशों को पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की किसी भी कोशिश को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, इसकी रणनीति बनाने के साथ साथ जो हाई टेरेन है उन हाई टेरेन के जरिए ही इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, गर्मियों के मौसम में होते हैं। कई ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अननोटिस्ड है, लेकिन नए नए रास्तों से आतंकवादी सीमा पार से देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। अभी जो पहलगाम का जो हमला हुआ, पहलगाम के इस हमले के बाद पूरी की पूरी सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा चुनौतियों दोनों का रणनीति बनाने के लिए और सेना की तैयारियों को देखने के लिए सेना प्रमुख यहाँ पर पहुँचे हैं। ध्यान ये भी दिया जाना जरूरी है कि इसके पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी, उनको उचित दिशा निर्देश दिए थे और उसी क्रम में यहाँ पर ये आए हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से इसका खुला ऐलान किया है कि सभी आतंकवादी मॉड्यूल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो उसके तहत इनका यहाँ पर आना, इस तरीके से मुलाकात करना और इसके बाद अभी 11:30 बजे के आसपास यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे सेना प्रमुख और यहाँ की स्थितियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई के तहत, एक बड़े डेवलपमेंट के तहत इसको देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आतंकवादियों की पहचान, यहाँ के जो आतंकवादी थे जो शामिल थे बिजबेहड़ा के और साथ ही साथ त्राल के, इन तीनों आतंकवादियों के शिनाख्त करके उनके स्केच तो पहले ही जारी किए जा चुके थे, उनके पूरे नाम को भी उजागर कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि उनसे संबंधित कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पूरे इलाके में खोजबीन और छानबीन जारी है। इसके अलावा आज बांडीपुरा के कलरान इलाके में सुबह से एक मुठभेड़ जारी है जहां पर सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है और वहां पर आतंकवादी घिरे हुए हैं। निश्चित तौर से वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अच्छा अश्विनी, क्योंकि जो ये दौरा है सेना प्रमुख का, ये अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से मीटिंग्स की जा रही हैं, सुरक्षा के स्तर के लिहाज से किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है और ख़ास तौर पर क्योंकि वो बैसरन घाटी भी जाएंगे और पहलगाम में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है तो कई कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नज़र आएगी। उसके बाद जब ब्रीफिंग होगी तो बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जिस पर और क्लैरिफिकेशन आ पाएगा सुरक्षा के लिहाज से। निश्चित तौर से देखिए, सीमा के लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग चुनौतियां हैं और घाटी की आंतरिक सुरक्षा की अलग चुनौतियां हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल और सेना की तैनाती भी आंतरिक इलाकों में भी की गई है। पाकिस्तान झुंझलाहट में है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ चुका है। इसके जरिए उसकी जो स्थितियाँ हैं, मनोदशा है, उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जब भारत ने सीज़ फायर जो वायलेशन की जो बातें होती थी उस पर जो एक तरफा एक तरीके से मान के चले कि बहुत समय से सीज़ फायर नहीं हुआ था, आज पाकिस्तान ने फिर एक बार शुरू किया है, छोटे हथियारों से उसने सीमा पर गोलीबारी की है। सेना प्रमुख बैसरन घाटी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बारे में अभी यहाँ से स्पष्ट तरीके से सेना के सूत्रों द्वारा भी इस बारे में पूरी तस्दीक नहीं की जा रही है। हाँ, लेकिन ये तय है कि वो इस समय बदामी बाग कैंट एरिया में यहाँ के नॉर्दर्न कॉर्प्स के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक की समीक्षा के बाद वो यहाँ के जो शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी हैं, डीजी कश्मीर, उनसे मुलाकात करेंगे सेना और पुलिस के प्रॉपर समन्वयन के लिए, और एलजी से मुलाकात करेंगे 11:30 बजे के आसपास। निश्चित तौर से यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, अब जबकि एक निर्णायक लड़ाई छिड़ी गई है, 1500 से आसपास लोगों से पूछताछ की गई है, सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया है पहलगाम के और आसपास के इलाकों में, जिन पर यह शक किया जा रहा था कि उनका हाथ हो सकता है इन आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने में, उनको शरण देने में, उनको पनाह देने में और उनको अन्य सुविधाएं और अन्य मार्गदर्शन करने में। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तरीके से परसों जो कल मीटिंग की थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी और यहाँ के पुलिस के शीर्षस्थ अधिकारी और एसएसपी थे, उन्होंने इस बात को बहुत कड़े तरीके से कहा है, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कैसे तत्वों की पहचान, शिनाख्त और उन पर कार्रवाई किया जाना बेहद ज़रूरी है जो यहाँ पर आतंकवाद के आंतरिक पौधशाला में शामिल हैं, आतंकवाद के होम ग्रोन टेररिज्म में जिनका हाथ होता है, और ऐसे तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जी आंचल, एक चीज़ मैं और कहूँगा जी, कल जैसे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई थी वैसे ही सर्वदलीय बैठक यहाँ पर जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई थी, JKICC में हुई थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक यूनानिमसली आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन, PDP के अन्य जो प्रतिनिधि हैं वो, भाजपा के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र मुनियाल, अनेक विधायक और अनेक प्रतिनिधि थे। सभी यहाँ के राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्र सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं कूटनीतिक आधार पर सभी राजनीतिक दलों का पूरा पुरजोर समर्थन है। केंद्र सरकार के हर एक फैसले के साथ यहाँ के राजनीतिक दल पूरी तरीके से खड़े हैं और उन्होंने पूरा समर्थन किया है कि केंद्र सरकार जो भी आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी कदम उठाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर जो कदम उठाती है, पर आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों के खिलाफ जो कदम उठाती है, यहाँ के पनाहगारों के खिलाफ जो कदम उठाती है, उनके साथ वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार के हर एक नीति और हर एक निर्णय के साथ खड़े हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि हमने ये भी देखा है कि पहली बार चाहे वो रोज़गार पर हमला होने की मानसिकता हो, चाहे वो यहाँ की व्यवसाय पर असर पड़ने की स्थिति हो, यहाँ के इसी लाल चौक पर हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और दहशतगर्दी के इस जघन्यतम कृत्य की उन्होंने भर्त्सना की है। तो निश्चित तौर से चाहे घाटी हो चाहे देश हो, हर एक व्यक्ति केंद्र सरकार के हर एक निर्णय से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वो इस अंदाज में और इस कोशिश में है कि एक निर्णायक कार्रवाई होगी। जिन 150 लोगों से पूछताछ की जा रही है अश्विनी, उनसे भी बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं इस आतंकी घटना की पेच दर पेच जो पड़ताल है उसमें मदद करेंगी। आप आज लाल चौक पर मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग करें, कितना माहौल बदला हुआ आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ की आवाम इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रही है? अभी बाज़ारों की क्या हालत है और यथास्थिति किस तरह से है घाटी में? जी आंचल, मैं खुद लाल चौक का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये सामने लाल चौक है। परसों ये पूरी तरीके से बंद था। केवल लाल चौक ही नहीं बंद था, समूचा कश्मीर बंद था। हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, उड़ी, पहलगाम, बांडीपोरा, हर एक इलाका बंद था। और आज पूरी तरीके से यहाँ पर सामान्य स्थितियाँ हैं। यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊँगा। लाल चौक के इस क्लॉक टावर को हमारे साथी पीयूष इसको वो करेंगे, जूम करेंगे। इस क्लॉक टावर का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर केवल घड़ी जाकर समाप्त होती है, लाल चौक बदलाव को मैं परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक जाकर लाल चौक समाप्त हो जाता था, लाल चौक का क्लॉक टावर यहाँ पर समाप्त हो जाता था। आगे आप देखिए, जो पूरा का पूरा जूम आउट करते हुए हमें दिखाएंगे पीयूष की किस तरीके से उसके ऊपर मंदिर सदृश संरचना बनी हुई है। मंदिर सदृश संरचना के ऊपर कलश लगा हुआ और उस कलश के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। बदलाव इसको कहते हैं। जूम आउट करके हम आप दिखाएंगे पीयूष की, जूम इन करके दिखाएंगे पीयूष की किस तरीके से तिरंगा, तिरंगे के नीचे कलश, कलश के नीचे मंदिर सरीखी संरचना, मंदिर सरीखी संरचना के नीचे फिर वो क्लॉक टावर, जहाँ पर क्लॉक है वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाया करता था ये पूरा का पूरा लाल चौक का ये क्लॉक टावर, जो कि यहाँ के पहचान और निशानी के तौर पर हुआ करता था। तो बदलाव ये है कि यहाँ पर 2019 के बाद धारा 370 समाप्त होने के बाद, यहाँ पर निर्णायक कार्रवाइयाँ किए जाने के बाद, यहाँ के टेरर मॉड्यूल को समाप्त करने की जो टेरर फंडिंग होती थी उसको पूरी तरीके से जड़ समेत समाप्त कर देने के बाद आज जो बचा खुचा यहाँ का टेरर मॉड्यूल है उसको भी केंद्र सरकार, यहाँ के स्थानीय सरकार, अर्धसैनिक बल, सेना, यहाँ की पुलिस, हर कोई प्रतिबद्ध है आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, एक आतंकवाद से अंतिम खात्मा करने के लिए। और बदलाव है, और बदलाव ये भी है कि हमने पहली बार देखा है, तकरीबन 20 साल से जम्मू कश्मीर आता रहा हूँ, कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहलगाम में हुई इस हिंसा के खिलाफ
कड़े शब्दों में, पुरजोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ये इस लाल चौक पर नारे लगाए कि पर्यटक हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, हिंदू मुस्लिम से खिखाई आपस में है, भाई भाई। तो एक मानसिकता का भी बदलाव है। हाँ, अपेक्षा ये भी की जाती है, इस तरीके के जब अटैक पुलवामा में हुए थे तब भी घाटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के खवातीन को, यहाँ के नौजवानों को उठ खड़ा होना चाहिए था और एक स्वर से हिंसात्मक गतिविधियों को उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी। लेकिन अब खड़े हुए हैं। उम्मीद यह है कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आतंकवाद की किसी भी घटना के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम भी अंगड़ाई लेकर जब खड़ी हो गई है तो आप ये मान के चलिए कि सफाया होना, खात्मा होना तय है। बिल्कुल, और ये जो ताना बाना मानवता का बुना गया है उसे आतंकवाद के जो हम नापाक मंसूबे हैं वो तोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की अब बात कर लेते हैं, जहां मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले 6 पैरा SF के हवलदार झंटू अली शेख को श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ के दौरान डुड्डू बसंतगढ़ इलाके में हवलदार झंटू अली शेख गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। पूरा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को आज नमन कर रहा है। हवलदार झंटू अली शेख पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पत्थर घाटा गांव के रहने वाले थे। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज 100 से ज्यादा बाजार बंद करने का ऐलान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। गांधीनगर मार्केट में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो पहलगाम में जिस तरह से दहशतगर्दों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया, उस वजह से बंद का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से ये हल्ला बोल है कि बंद का आह्वान किया गया, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी घुटने नहीं टेक रहा और लगातार लोगों में आक्रोश है और ये बंद का आह्वान इसी बात का परिचायक है। जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हम लोग अपने दर्शकों को बताया है कि यहाँ पर जो है जो पहलगाम वाली घटना है उसके खिलाफ दिल्ली के कई बाजार आज बंद हैं। लगभग 100 के आसपास के जो बाजार हैं वो बंद हैं। चांदनी चौक, नई सड़क, सदर बाजार, खाड़ी बावड़ी और इतना तक कि 2-3 घंटों के लिए जो है जो आजादपुर मंडी थी उसको भी बंद रखा गया। उसके अलावा गांधीनगर मार्केट बंद है और कई जगहों पर जो है जुलूस प्रदर्शन और कैंडल मार्च दिल्ली में किया जा रहा है। हम इस समय जंतर मंतर पे हैं। आंचल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जो है विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के अलग अलग जगहों से जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो जंतर मंतर पर आकर के जो है जो आतंकवाद बुधवार की जो घटना है उस घटना की जो है कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। आक्रोश है लोगों में, इस घटना को लेकर गुस्सा है और निश्चित तौर से यहाँ पर जो है जो आतंकवादी है, जो आतंकवाद है उसके खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पिछले कल में जो कदम उठाए हैं
और जो है सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें कि तमाम लोगों ने जो है सरकार के साथ खड़ा रहने का फैसला किया है या सरकार के साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में, जब जो पहलगाम की जो घटना है, कई निहत्थे जो टूरिस्ट हैं उन पे जो है गोलियां चलाई गई थी, वो मारे गए हैं वहां पर। ऐसे आतंकवाद घटना हुई है उसमें तमाम देशवासी खड़े हैं। उसी को लेकर के, उस आतंकवादी घटना को लेकर के देश के तमाम अलग अलग जगहों पर भी काफी गुस्सा है, आक्रोश है लोगों में। और इसको लेकर के जैसे कि सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हुई थी कल, जिसमें कि तमाम दलों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने सरकार को जो है सरकार के साथ ऐसी घड़ी में जो है खड़े रहने की बात की है और सरकार के हर फैसले में जो है साथ देने की बात की है। तो निश्चित तौर से आज जो है शुक्रवार का दिन जो है दिल्ली में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, लोगों में आक्रोश है, आंचल गुस्सा है इस घटना को लेकर के। आखिरकार जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपने उनसे बात की, आखिरकार क्या भाव उनके मन में है, किस तरह से इस आतंकी घटना से बहुत प्रभावित हुए हैं जिसकी वजह से इस बंद का आह्वान किया गया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई जो है लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं उन लोगों से हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं आतंकवाद ने जिस तरीके से ये इंसानियत जो है हमला किया है, उस हमले के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो एक जन भावना है कि आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरीके से सरकार ने जो है कल एक कड़े कदम उठाए थे, वो फिर जो है एक बार जो है आतंकवाद के लिए कहीं ना कोई ठोस नीति बनाएगी और आने वाले दिनों में जो है दिखाई देगा देशवासियों को। इस तरीके से यहाँ पर कई लोग जो लोग हैं उनका कहना है कि हम काफी आहत हैं इस घटना को लेकर के, क्योंकि देखिए जो लोग वहां पर घूमने गए थे, और बात की जाए तो पिछले दिनों में जिस तरीके से आंचल तमाम देश और दुनिया से पर्यटक जो है कश्मीर वैली में जो है घूमने जा रहे थे, तो निश्चित तौर से जो है पर्यटकों की संख्या में वहां पर बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म और कश्मीर के कह सकते हैं कि पर्यटन को जो है काफी जो है गिरावट देखी गई जा रही है पिछले 2-3 दिनों में। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, और उसी आक्रोश को जो है यहाँ पर जो है अपने प्रदर्शित करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आंचल, चलिए नजर बना के रखिएगा और मिलेश, आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट विवादों में आ गई। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मिलिटेंट्स और गनमैन लिखा, यानी कि ये कॉनोटेशन दिया गया, इस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया आतंकियों के लिए, जिस पर अमेरिकी सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की। अमेरिकी संसद के विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आतंकी शब्द के बजाय मिलिटेंट्स और गनमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पहलगाम हमले की गंभीरता को कम करने का आरोप लगाया। समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पहलगाम घटना के लिए अखबार की ओर से चुने गए शब्दों की आलोचना की। समिति ने इस रिपोर्ट को शेयर किया जिसका शीर्षक था कश्मीर में मिलिटेंट्स ने 24 पर्यटकों को मार गिराया, और इस पर समिति ने रिपोर्ट में लिखे गए मिलिटेंट्स शब्द को काटकर उसकी जगह टेररिस्ट लिखा। समिति ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमने आपकी इस हेडिंग को ठीक कर दिया। ये साफ तौर पर आतंकी हमला था, फिर चाहे ये भारत में हो या फिर इजराइल में। जब आतंकवाद की बात आती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, पहलगाम हमले पर दुख जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। इसके साथ ही आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए भी तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने समर्थन और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पीएम नेतन्याहू के साथ सीमा पार से हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर अपनी संवेदना जताई। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रोन के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से उन्हें अवगत करवाया। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भारत को मिल रहा है इस पूरी आतंकी घटना को लेकर, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए। अखिलेश, अगर हम बात करें तो जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन, चाहे हम फ्रांस के प्रशासन की बात करें या फिर यूँ कहें कि आतंकवाद का नासूर किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और रणनीतिक प्रगति के लिए बहुत बड़ा एक राक्षस है। अब ऐसे में इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना क्या दर्शाता है कि आतंकवाद की लड़ाई में सभी देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आजकल जिस तरीके से पूरी दुनिया इधर इजराइल और हमास के झगड़े में से परेशान है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के झगड़े से परेशान है, और ऐसे में पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि एक नया फ्रंट इधर खुले। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों ने जो हमला किया पहलगाम में, उससे इस सारे शांति प्रयासों को एक बार और नया झटका लगा है। और इस बात के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को रेस्ट्रेंट रखना चाहिए और आतंकवाद की उन्होंने निंदा भी की। तो निश्चित तौर पे जो मुस्लिम देश है, महत्वपूर्ण मुस्लिम देश है, उनकी तरफ से भी कई बयान ऐसे आए जो आतंकवाद और आतंकवादियों को हतोत्साहित करने वाले हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इजराइल के ठीक बगल में जो स्थित देश है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने इस बात को साफ कहा कि टेररिज्म को, उसके फॉर्म, मैनिफेस्टेशन, हर तरह की चीज़ों को, टेररिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए। और उधर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से P5 जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, उन सारे मेंबरों ने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता रहनी चाहिए, बननी चाहिए और दिखनी चाहिए। कल विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में तकरीबन 50 देशों के राजदूतों को बुलाया और उन सबको ब्रीफ भी किया कि किस तरीके से इस नृशंस घटना को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों के द्वारा। तो जिस जम्मू कश्मीर में सुख लौट रहा था, शांति लौट रही थी, जहां देश और विदेश के पर्यटक जा रहे थे, वहां की लोगों की जिंदगी आसान हो रही थी, और वैसे समय में आतंकवादियों ने जो हमला किया है उसके चलते एक अंतर्राष्ट्रीय क्षति पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से सब लोग आते थे जम्मू कश्मीर में, उन सारे लोगों को हतोत्साहित होना पड़ा है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात से काफ़ी मर्माहत है। और जिस तरीके से उन्होंने पहले अपने ट्विटर हैंडल से चिट्ठी के द्वारा और उसके बाद फ़ोन करके लगातार उन्होंने इस हमले की निंदा की है और देश के प्रति संवेदना जाहिर की है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो माहौल है, यह जो समय है, वह समय आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए एक गंभीर चुनौती है, उनके लिए खतरे की घंटी है। और एक माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है, चाहे वो विकसित देश हो या तेजी से विकासशील देश हो या यहाँ तक कि जो छोटे देश हो, जो धीमा विकास भी जिनका है, सबको जरूरत है विकास की। और ऐसे में आतंकवाद जो है उस विकास की प्रक्रिया को, आपसी सहयोग की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है, उसे बाधा डालता है। इसलिए पूरी दुनिया कह सकते हैं कि इस समय भारत के साथ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, और इसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, नकारात्मक असर पाकिस्तान पर पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी, आपने बहुत अहम कहा कि चाहे वो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, लेकिन सबके लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है। और ऐसे में ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य है उसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान की किरकिरी होते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दोस्त के रूप में ये तमाम देश आज इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं, हर
पॉसिबल सिचुएशन के लिए वो ये दर्शाता है कि जिस वैश्विक गुरु की बात हम भारत के लिहाज से कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर करते हैं, जहां भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहां भारत एक फैसिलिटेटर है, आज सभी देश उसके साथ। देखिए, भारत की जो पिछले कह सकते हैं कि 10-11 साल से जो भूमिका रही है, वो भूमिका रही है कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट कहीं दुनिया में हो रही हो तो उस कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाया जाए। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो इजराइल हमास का मामला हो, चाहे वो अफ्रीका के कई देशों में जो आपसी संघर्ष है वो सारे संघर्षों का मामला हो, या यहाँ तक कि जो ईस्टर्न यूरोप में कुछ देशों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, उन सारे झगड़ों में भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है, ऐसा प्रोजेक्ट किया है अपने देश की नीति को कि बातचीत के माध्यम से झगड़ों को सुलझाया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर भारत ने को लोगों ने विश्व गुरु माना, विश्व बंधु की बात हमने कही, जहां भी कहीं अगर कोई समस्या हुई, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हुई या कोविड-19 के समय वैक्सीन सप्लाई करने का मामला हो, भारत ने अपने आप को दुनिया के सामने एक ऐसे मित्र के रूप में पेश किया है जो संकट की घड़ी में सबके साथ खड़ा रहा है। वैक्सीन की कमी जहां भी दिखी, चाहे वो विकासशील देश में हो या पिछड़े देश में हो, यहाँ तक कि कई विकसित देशों को भी भारत ने वैक्सीन मुहैया कराई जहां की उत्पादन नहीं हो रहा था, दवाएं दी जहां की उत्पादन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में ऐसे देश पर इस तरह का आतंकवादी हमला अगर होता है तो निश्चित तौर पे पूरी सहानुभूति भारत के साथ बनती है और एक गुस्सा, एक घृणा आतंकवादियों के खिलाफ बनता है। सारे देशों का जो आ रहे हैं बयान आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि जिसको बोलते हैं कि एक मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, जहां की टेररिज्म पौधों की शक्ल में उगता है और फिर पूरी दुनिया में उसके विष जो फैलते हैं, तो उस पाकिस्तान के प्रति भी लोगों का एक हिकारत की भावना लगातार बन रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान FATF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि आतंकवाद के मामले में खत्म करने के मामले में आपने क्या क्या उपाय उठाए हैं, उसमें लगातार वो ग्रे लिस्ट में रहता है। रणनीति कई बार राजनीति हो जाती है जिसके कारण वो ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाता है, लेकिन लगातार वो ग्रे लिस्ट में रहता है। तो इसके चलते अब पाकिस्तान की तरफ से यह जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो लगातार आर्थिक रूप से भी विकलांग होता चला जा रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ रही है। यहाँ तक कि उसके बैंक में बैलेंस दिखाने के लिए उसके कुछ देशों को उनके यहाँ पैसा रखना पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे पाकिस्तान और ये अपने आप में पूरी दुनिया में ये अपने आप एक सकारात्मक संकेत है कि चाहे कई देशों में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भले ही हों, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती तो तमाम जो देश हैं वो एक साथ एकजुट एक स्वर में इसके खिलाफ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर घाटी समेत पूरे देश में आक्रोश है। श्रीनगर में पर्यटन के केंद्र डल झील में जो पर्यटकों की आमद है अब वो ना के बराबर है, यानी कि बहुत कम पर्यटक आपको वहाँ दिखेंगे। जैसे कि कल जो कुछ फ्लाइट्स थी, आप ये समझिए कि फ्लाइट यानी कि जो पहलगाम की तरफ यानी कि कश्मीर की तरफ जा रही थी उसमें कम से कम सिर्फ 40 से आसपास लोग थे, लेकिन वहाँ से आने वाले जो पर्यटक थे उनका आंकड़ा बड़ा था। और इसीलिए जो शिकारा संचालक हैं, हाउस बोट के मालिक हैं, वो सभी जो व्यवसायी हैं वो बेहद मायूस हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की। क्या है डल झील के शिकारा संचालकों और सामाजिक संगठनों का, उनसे खास बात की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रसिद्ध डल झील के किनारे हम हैं। नेहरू पार्क स्थित ये शिकारा यूनियन का यहाँ पे दफ्तर है। आमतौर पर सैलानियों से खचाखच ये भरा रहता था पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण डल में बोटिंग का होता था। आज क्या लोगों के उद्गार हैं। हमारे साथ शिकारा यूनियन से संबंधित, शिकारा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। दादा, ये जो पूरा का पूरा अटैक हुआ पहलगाम में, लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि लहूलुहान हुए लोग। ये वही बात है, खून का आंसू रहना ही चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट लोग घूमने आया था। इसके पास कलाशनकोफ नहीं है, इसके पास बंदूक नहीं है, ये यहाँ पैसा फेंकने के लिए आया, कश्मीर में घूमने आया था। ये किसी ये जान है, ये हमारा टूरिस्ट हमारा बिल्कुल जान है, अपना कलेजा है, इसलिए हमको बहुत दुख है। क्या मनोभाव है और क्या कुछ उन लोगों के लिए आप कहेंगे जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम देके इस वादी कश्मीर को खून से लाल किया है निर्दोष लोगों से? देखिए, जो पहलगाम हमला है लोगों को, जो टूरिस्ट को डिस्करेज करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि कश्मीर धरती का स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग ही रहेगा।
ऐसे आतंकी हमले हम 140 करोड़ भारतीयों को डिस्करेज करने वाले नहीं है। आज आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट सारे आए हुए हैं चंडीगढ़ से स्पेशल। हम हमले के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने यहाँ पर शिकारा रैली करी है उन डिपार्टेड सोल्स को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उन परिवारों के साथ हम अकेला आर्यंस नहीं बल्कि पूरा कश्मीर का एक एक सिटीज़न आज रो रहा है इस हमले पे, क्योंकि टूरिस्ट पे हमला हुआ और इनोसेंट लोगों पे हमला हुआ है। और अकेला कश्मीर नहीं बल्कि पूरा भारत, पूरा विश्व आज उन परिवारों के साथ है। लाल चौक पर बहुत सारे सामाजिक संगठन लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस चीज़ की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। युवा कितना आक्रोशित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ताने बाने पर, कश्मीर की रवायत पर, सब पर हमला है। सर देखा जाए तो जिनको भी शहीद किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान है जिसने ये किया है, चाहे वो टेररिस्ट है तो वो दरिंदा ही एक जिसने ये किया है। यहाँ के कश्मीर के हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक सिटी से सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए जैसे जब ये हालात हुए। और हर एक कश्मीर का, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे जवान है, वो टूरिस्टों के साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के समूल सफाई के लिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि देश के विकास की मुख्यधारा में जिस तरीके से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर शामिल हुआ है, उसको और गति मिले, जम्मू कश्मीर और प्रगति करे। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल लेक, श्रीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित कर पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित टिप्पणी करने वाले असम के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि विधायक अमीनुल इस्लाम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने असम पुलिस को निर्देश दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। I'd like to warn everybody who is in Assam that any attempt to defend Pakistan directly or indirectly will be taken head on and will take strongest possible action. One of our MLA from United Democratic Front, Sri Aminul Islam, has said yesterday certain things which has angered people of Assam. I have reviewed the video and I have seen that that video has been posted in a manner to defend Pakistan. I have instructed Assam police to take strong action against the MLA. DGP has informed me that he has been arrested and he has been booked in the charge of sedition. उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते जाम हो गए, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। फंसे हुए पर्यटकों के रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि लाचुन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। हालांकि चुंगथांग तक सड़कें खुली हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण रात के समय यहां पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट आज जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी परमिट रद्द माने जाएंगे। फिलहाल सभी टूर ऑपरेटर्स को निर्देश दिए गए कि वहां अभी पर्यटकों को उत्तरी सिक्किम ना भेजें। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कई लोगों को अपने जीवन बदलने का अवसर दे रहा है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है क्षितिज नागेश खोडवे का, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं और प्रतिष्ठित रेजोनेट द EDM चैलेंज में एक उल्लेखनीय फाइनलिस्ट। देखिए रिपोर्ट। रेजोनेट द EDM चैलेंज वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में क्षितिज खोडवे का चयन इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शैली के प्रति उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है।
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रीय मंच है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और डीजिंग में उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक फाइनलिस्ट के रूप में चुने जाने पर क्षितिज खोड़वे बेहद उत्साहित हैं। भारत से ईडीएम आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि भारत के पास कल्चर है, इट इज़ मिक्स्ड विद मल्टीपल कल्चर। लाइक इफ़ यू चेंज अ स्टेट, वहाँ का कल्चर भी बदल जाता है और वहाँ का म्यूजिक भी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, इवन फैशन। एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दिस इंडिया। इट्स फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स। संस्कृति और संगीत वाला देश है और कलाकारों को चुनौती के माध्यम से इस विविधता को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हम सभी के लिए टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन दिस कॉन्टेस्ट। और वेव्स ने सभी को एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया है कि अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाए टू द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट एवरीवन शुड यूज़ इट यू नो एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ तो फिर मैं महाराष्ट्र के जितने भी कल्चर है अपने, स्पेशली द ढोल्स विच वी हियर, तो वो मैं दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वेव समिट में इन कलाकारों को अपने नवाचार, रचनात्मकता और एक अनूठी ध्वनि के साथ दर्शकों और उद्योग को मंत्रमुग्ध करने का अवसर मिलेगा। भारत काफी डाइवर्स है कल्चर के हिसाब से और म्यूजिक के हिसाब से भी उतना ही रिच है। और एक बार जब ये इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, डेफिनेटली भारत को अपने म्यूजिक को शोकेस करने का मौका मिलेगा एक बड़े पायदान पर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। इस्कॉन बेंगलुरु 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर पर हमारी संवाददाता दीपिका ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर चंद्रोदय मंदिर के उपाध्यक्ष से विशेष बात की। उन्होंने चंद्रोदय मंदिर के महत्व और अक्षय पात्र फाउंडेशन की अगली उपलब्धि के बारे में भी चर्चा की, जो सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। इस्कॉन और स्पेशली जब हम बात करें अक्षय पात्रा फाउंडेशन की, तो पूरे दुनिया भर में जाना जाता है वो अपनी चैरिटी के लिए, और स्पेशली जब हम उनके मेगा मील की बात करें। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारत अर्शबा दास, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है अक्षय पात्रा फाउंडेशन के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन के, जो पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मंदिर बनने जा रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व का सबसे टॉलेस्ट मंदिर बनने जा रहा है वृंदावन में और काफ़ी तैयारियां उसकी हो चुकी हैं, एक फाइनल इनॉग्रेशन होना है। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या एम रहा है इस मंदिर? 700 फुट का मंदिर होगा, ऊंचाई होगा उसका, और भी देखेंगे तो फुटप्रिंट, मंदिर का फुटप्रिंट ही 5.5 एकड़ का है। और उसका आसपास हमने वृंदावन का जो 12 वन है, द्वादश वन है, उसका एक मॉडल भी बना रहे, प्रतिरूप जैसे बनाएंगे। और जो लोग आएंगे वृंदावन में तो बहुत वक्त आते ही है, उनको एक हमारा कृष्ण के बारे में थ्रू एंटरटेनमेंट, थ्रू स्पिरिचुअलाइज्ड जो थीम पार्क के थ्रू हम करना चाहते हैं। हमें कुछ अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में भी बताइए। हमेशा एक नया माइलस्टोन क्रिएट करती है, अचीव करती है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, क्या खास है इस बार? अभी पूरा भारत में 23 लाख बच्चों को हर दिन खाना जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का साझेदारी के साथ एक चल रहा है, एक पार्टनरशिप है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। तो एक मेन थिंग है कि 25th ईयर हो रहा है। अभी 2000 में शुरू हुआ था इधर बेंगलुरु में, अभी 25th ईयर होगा अक्षय पात्र का, 2025 नवंबर में होगा। तो हम प्लान कर रहे हैं कि ये भूख मिटाने का, एक हंगर और मैलन्यूट्रिशन का एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक विशेष साइकिल है वो, क्योंकि एक अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन में यही होता है कि उनको अच्छे तरह से खाना मिले तो एक पॉवर्टी का साइकिल में बाहर आ सकते हैं, एजुकेशन मिले उनको। तो अक्षय पात्र का यही है कि अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन, क्योंकि हर बच्चा जो है भारत में जो है वो भूख की वजह से अपना शिक्षा से वंचित ना हो। तो उसी एक हमारा विजन को लेकर, विजन तो है कि कोई बच्चा इधर भारत में भूख की वजह से अपना एक शिक्षण ना छोड़े। तो उसी विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं डिजी लॉकर को लेकर। अब खिलाड़ियों के लिए हर जरूरी दस्तावेज उनकी जेब में होगा। भारत सरकार की डिजी लॉकर डिजिटल सेवा का लाभ अब खेलों में भी सामने आने लगा। यही नहीं, चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा का केंद्र जो है वो भी न केवल खिलाड़ियों को फिट रखेगा बल्कि अपने हर लक्ष्य को बेहतर तरीके से फोकस करने में मददगार साबित होगा। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये रिपोर्ट। देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे में तमाम चुनौतियों को सामने रखकर उन्हें दूर करने के प्रयास भी लगातार तेज गति से सामने हैं। अब इस कड़ी में देश में स्पोर्ट्स का डिजिटलीकरण भी सामने है, डिजी लॉकर के तौर पर। दरअसल डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्रों की खिलाड़ियों तक पहुंच होगी, यानी खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद फेडरेशन के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि डिजी लॉकर के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट उनके मोबाइल में होगा। कोई एथलीट को तैयार करना है, क्योंकि 2036 में हमें ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें 360 डिग्री प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। और मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है, हम केवल नारा देने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल कागज पे लेटर निकालने वाले लोग नहीं हैं। हम डिसीजन भी लेते हैं, एफर्ट भी करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं, रोड मैप भी तैयार करते हैं और रोड मैप को एग्जीक्यूट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। इस दिशा में ऑलरेडी काम चल चुका है। यही नहीं, खिलाड़ियों के लिए चोट बड़ी समस्या बनकर आगे नहीं आए, इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में खेल पुनर्वास प्रकोष्ठ का भी खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया, जहां चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा उपलब्ध रहेगी। जब एक प्लेयर्स कहीं मतलब प्रॉब्लम होते हैं, इंजरी होते हैं, वो सब में तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में इफ़ेक्ट पड़ते हैं बहुत, तो उन सबको शायद इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगी। तो माइंड एक प्लेयर्स और एक बड़ी प्लेयर्स बनने के लिए ना माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन सबको माइंड से सेट करना है कि स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये दो बातें खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाली। इसका एक मकसद जहां खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने में मदद करेगा, तो वहीं दूसरा खिलाड़ियों को न केवल शारीरिक तौर पर फिट रखने में सहायता देगा, बल्कि उच्च तकनीक के माध्यम से चोट से खिलाड़ी कितनी जल्दी उबरता है, इस तस्वीर के बड़े रूप को एक नया आयाम भी देगा। खिलाड़ियों का काम है अपने खेल पर फोकस करना, और ये दो जो व्यवस्थाएं अब सामने हैं, इससे उनको इस दिशा में एक और कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो मिलेगी। दरअसल अब तक ये होता आया था कि खिलाड़ी खेल में तो बेहतर प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती थी, उन्हें फेडरेशंस के चक्कर काटने पड़ते थे अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, वो एक बड़ी दिक्कत थी। कह सकते हैं कि यहाँ से वो दिक्कत भी खत्म होगी और खिलाड़ी जो है वो नए सिरे से सामने होंगे। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज विश्व मलेरिया दिवस है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने और उसमें मच्छर के पनपने से मलेरिया होने की संभावना अधिक होती है। आइए जानते हैं कि मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है, उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जाड़ा और कपकपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं, जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं, से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून के एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें, यानी कि पूरे आस्तीन वाले आप कपड़े पहने और इसके साथ साथ जो है जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जिसको कहते हैं, वो अलग अलग का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।